भैया चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में प्रयास किए। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे राजस्थान में हो, दिल्ली में केंद्र में सरकार जरूर मोदी जी की आएगी और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी जिम्मेदारी होगी, अगर आप लोग मुझे जिता करके भेजते कि मैं आपकी वकालत कर सकूं, आपकी पैरोकारी कर सकूं, और अगर अपना पहरेदार मजबूत है, अगर अपना वकील मजबूत है, और अगर सरकार दोनों जगह अपनी है, तो मुख्यमंत्री जी से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र के लिए ला सकते हैं और मोदी जी से भी बहुत सारी चीजें हम हमारे क्षेत्र के लिए करवा सकते हैं। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा। क्षेत्र बहुत बड़ा है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि शायद क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। मैंने कहा साहब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पड़ता है, मैं सब जगह ना पहुंच पाऊं। पहले चरण में हमारा चुनाव हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा मंच पे बैठे सभी नेताओं से, मेरा निवेदन रहेगा मेरे सामने विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों, साथियों, युवा साथियों से, कि आप लोग ज्योति मृदा बन करके 19 तारीख तक ग्राउंड पर, बूथ पे, जहां आपका वर्चस्व है, जहां पे भी आपका प्रभाव क्षेत्र है, एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में डलवाने का प्रयास करें। आसपास की अगर लोकसभाओं में आपकी रिश्तेदारियां हैं, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ताकि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में तीसरी बार एक बार पुनः आए, मोदी जी को मजबूती मिले और दिल्ली में जो सरकार है वो परम आदरणीय मोदी जी की दोबारा से बन करके जाए। वैसे तो मोटियारों ज्यादा बात तो नहीं कहूं, पर एक कोई समझदार था, उसको बोला इसको कि इसको हर सवाल का जवाब पता होता है। एक बाबा के पास गया, बाबा के पास, बाबा को सिद्धि थी कि वो बता दिया करते थे कि भाई क्या है और क्या नहीं है। तो वो समझदार जो आदमी था, उसने देखा आज बाबा के खटके लेता हूं, तो एक चिड़कली ने पकड़ मुट्ठी में लेर गयो बाबा कने, अरे बाबा ने जार कियो कि बाबा हाथ में कहीं है, बाबा की चिड़कली है, कि बाबा जीवती है कि मरियोड़ी है। जनाब बाबा कियो कि भाई आ तो थारे हाथ में है, जीवती राखी तो तू ही राखी और मसल काटी जना तू ही मसल काटी। तो भाई चिड़कली ने जीवती राख और के मसल काटो, आ ताकत आप लोग कने रो, फैसलो आप लोग ने लेनो है। तो 19 तारीख तक भाई लाग्या रहो, हमारी तरफ वो प्रयास में कोई कसर कौन राखूं। विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों के बीच में रह करके ज्यादा से ज्यादा काम कराने के प्रयास करें, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज को काम वापस शुरू कराने का काम हो, चाहे वो अस्पताल में सिटी अस्पताल को काम शुरू कराने का काम हो, चाहे और भी कहीं किसी के कोई काम पड़ गए हो। और इस मंच के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट और करना चाहती हूं, इजाजत हो तो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी एक माइनिंग के ऊपर एक ड्राइव चल रही है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर कोई किसान अपने खेत से भाटे ले जा रहा है छोटे मोटे ट्रेली ट्रैक्टरों के अंदर, तो उनके ऊपर ज्यादा रोकथाम नहीं करी जाए। जो व्यवस्था आप डंपरों पे और जेसीबीओ पे करना चाहें वो आपकी जिम्मेदारी, वो बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, पर जो 2 वक्त की रोटी के लिए छोटा काम करता है उसके लिए आप समर्थन दें। मैं तो यही निवेदन करके समय समय पे आपको परेशान करते रहेंगे, हमारे क्षेत्र की बात आपके बीच में रखते रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने आज तक हमारा मान सम्मान रखा है, हर बात को पूरा करा है, ऐसे ही आगे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः एक ऐसा जयकारा जिसमें हम सभी की जय बोल दी जाती है। बोलो भारत माता की। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, आओ हम सब मिलकर चलें उतारे आरती, भारत मां की आरती। हम सब मिलकर जब ज्योति जी को जिताएंगे तो भारत मां की जय जयकार संपूर्ण विश्व में होगी। देश उठेगा अपने पैरों, निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। सुख सम्मान से जीने के लिए आइए भाजपा के साथ चले। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को, आप पधारे और हम सबको अपने उद्बोधन से आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हमारी लोकसभा के प्रत्याशी बहन ज्योति मिर्धा जी के इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, जो लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, कैबिनेट में ही मेरे साथी भाई विजय सिंह जी चौधरी साहब, बहन मंजू मागवाड़ जी, और अभी अभी नागौर के नहीं पूरे प्रदेश के किसानों को नई नीति बना करके किस तरह से किसानों को फायदा दिलवाने का काम करेंगे, ऐसे सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, राज्यसभा में हमारे सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब, इस लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी अशोक सैनी जी, मेड़ता से विधायक भाई लक्ष्मण जी, लोकसभा के संयोजक रमाकांत जी, पूर्व विधायक डेगाना रिक्सपाल मिर्धा जी, पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी जी, पूर्व विधायक सुखराम नितड़िया जी, पूर्व विधायक विजयपाल जी, पूर्व सांसद रामनारायण डूडी साहब, हमारे क्लस्टर के प्रभारी प्रसन्न मेहता जी, रामनिवास सांकला जी, हमारे जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडिट साहब, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण और नागौर के गांव-गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये नागौर राजस्थान की हृदय स्थली है। अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो नागौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तेजाजी महाराज, लक्ष्मीदास जी महाराज, जम्मू महाराज जी, केवाय माता जी, यह सभी का दर्शन करने को मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि नागौर वो क्षेत्र है कि इसने हमारी पहचान दुनिया के अंदर दी थी। हमें पता है जब बैलों से खेती होती थी, दुनिया में पर्वतसर का मेला दुनिया में प्रसिद्ध था। लोग यहां आते थे, लोग यहां आते थे, यहां आकर के अपने जीवन यापन करने के लिए यहां से बैल ले जाते थे, यहां पूजते थे, और नागौर की मिट्टी से जो बैल कहीं भी देश में जाता था, सबसे पहले उसके चरणों की पूजा होती थी। ऐसा मेरा नागौर था। ये नागौर है। यहां के कड़कड़ में, यहां के हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की पहचान है। यहां का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, और यहां का जवान सीमा पर 50 डिग्री और 0 पर बॉर्डर पर रक्षा करता है। ये किसान और जवान की धरती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक कार्यक्रम में माननीय सीआर साहब ने बुलाया था। मैंने कहा था नागौर की बेटियां हमारी बहुत आगे हैं। यहां कोई ना कोई बेटियों के लिए
एक अच्छा काम होना चाहिए। और मैंने कहा कि यहाँ की बेटियां खेलों में भी, पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि नागौर के अंदर हमने कहा था कि हम खेल के लिए जो 28 में हमारा 28 में जो हमारा लगातार ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए हमारी तैयारी हो, और वो तैयारी हम नागौर से प्रारंभ करें, यह मैंने उस दिन कहा था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 2019 में गठबंधन था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनेता कहीं भी हो, लेकिन उसके मन में जनता के बीच करने की कुछ टीस होती है, और उस टीस के माध्यम से वो जनता को करना चाहता है। वही बहन ज्योति जी के अंदर है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जिन मूल्यों के आधार पर बनी थी, उनके आधार पर चली नहीं। उस कांग्रेस ने देश के अंदर धोखा और दगा देने का काम किया। उन्होंने समझा कि ये पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसमें किसान का भला किया जाए, गरीब का भला किया जाए। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के, और वो हमारी प्रत्याशी बनी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नागौर का भविष्य आप पर निर्भर करता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, आप देख लीजिए, किसानों के लिए अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, किसानों के लिए फायदा दिया है। आपको ध्यान होगा, सीकर की उस सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों के आरक्षण की बात की, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। और वो देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया, तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया, तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के अगर काम किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नदियों से नदियों जोड़ने का काम अगर किसी की योजना थी, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सभी योजनाएं किसान से जुड़ी हुई योजना है। यह काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, आज आप देखेंगे दुनिया में, अगर कहीं देखेंगे 2000 पहले का देश और 2014 के बाद का देश अगर आपको देखना है, तो आप देखें। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से पहले आए दिन देश में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। घोटाले इतने बड़े होते थे कि जीरो भी नहीं गिनी जाती थी। आए दिन आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं विस्फोट करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिक का सिर काट करके भी ले जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर चलते थे। लेकिन 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है। कोई सिर उठा करके नहीं देख सकता। एक भी घोटाला 2014 के बाद हुआ हो तो आप सभी हैं, 2014 के बाद देश में किसी प्रकार का घोटाला हुआ हो। आज देश के विकास की अगर हम बात करें, जिसे देश के किसान की हम बात करें, देश के गरीब को अगर फायदा पहुंचाने की बात करें, माता बहनों को अगर सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर किसान को सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया,
तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि ये काम जो आज हमारी 90 दिन की सरकार थी, क्योंकि 90 दिन बाद तो आचार संहिता लग गई थी, मैं आपको कहना चाहता हूं 90 दिन में भी काम किया है वो हमने नहीं, वो आपकी वोट की ताकत ने काम किया है, जो आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को आया और भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई। मैं एक बात नागौर के बारे में और कहना चाहता हूं। 2013 में जब हमारी सरकार बनी थी, आपने हमें विधायक जिता करके भेज दिए थे, हमने नागौर से 4-4 लोगों को मंत्री बनाया था, 4-4 लोगों को मंत्री बनाया था। अभी भी आपने जिता करके भेजा है। तो गजेंद्र खीवसर जी भी नागौर के रहने वाले हैं, विजय सिंह जी भी नागौर के हैं, मंजू मागवार भी नागौर से हैं, और चौथे मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में CR चौधरी साहब भी नागौर के रहने वाले हैं। इस बार भी 4-4 मंत्री नागौर से हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कई तरह के कांग्रेस के लोग अफवाह में आएंगे, कई तरह के झूठ बोलने का काम कभी लेके आया हूं। जो कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है, कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है। ये पेपर भी मैं लेके आया हूं, कितनी उन्होंने घोषणा की है। हम आपसे वादा करना चाहते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके बीच में जो बात करके जाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में जो बात हमने कही है, हम आज भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम एक एक हमारे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र की बात को हम पूरा करेंगे, एक एक बात को हम पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था, 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, हमने कहा था 16 दिसंबर को, और हमने हमारी घोषणा पत्र में भी कहा था कि जिन लोगों ने इन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, युवाओं को दर्द देने का काम किया है, हम उनको बख्शने वाले नहीं हैं, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम SIT गठित करेंगे और इस पेपर लीक का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, वो कितना भी बड़ा मुलजिम हो, उसको सलाखों के अंदर करेंगे, सलाखों के अंदर करेंगे। आपसे वायदा किया था, उनमें से 65 लोग बंद हो गए और अभी चालू कार्रवाई चालू है। कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, लेकिन गलत किया है तो सलाखों के पीछे होगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी RPSC तो बाकी है, CR चौधरी साहब भी उसमें रहे हैं। RPSC का मान बढ़ाया है देश के अंदर। इस RPSC का बहुत बड़ा नाम था, उसके विश्वास का, उसको भी खत्म करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में 6000 रुपए बढ़ते थे, 6000 रुपए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम करते थे। हमने वायदा किया, पहली किस्त हमने 2000 रुपए बढ़ा करके हमने 8000 करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सम्मान निधि कौन देता था? सम्मान निधि कौन देता था? कौन देते हैं सम्मान निधि? मोदी जी देते हैं ना। केंद्र की सरकार देती है कि नहीं देती? हाथ तो खड़े करो। केंद्र की सरकार देती है ना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी के पिताजी का देहावसान हो जाता है तो उनके बेटे 1, 2, 3 बेटे होते हैं तो उनका दाखिला नहीं खुलता है, नामांतरण नहीं खुलता है क्या?
नामांतरण खुलता है कि नहीं खुलता है? अगर उनको तो इसलिए नहीं मिल रही कि उनके पिताजी चले गए, उनको इसलिए नहीं मिल रही कि जब नामांतरण खुलता है तो उसकी सूची केंद्र सरकार ने मांगी कि आप वो सूची भेजिए। इस राजस्थान की सरकार ने उस सूची को भी केंद्र में नहीं भेजा। 60,000 से ऊपर वो सूची हमने भेज करके नए 60,000 किसानों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मिलता। हमने कहा गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने पहली किस्त में 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमने जिस तरह के हमारे पानी को लेकर के हमारे एमयू हुआ है, 21 जिले हमारे ईआरसीपी से जुड़ने वाले हैं, 3 जिले हमारे बहुत ही ऐसे जिले जहां पानी की कमी है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। हमने कहा हम इनको जोड़ना चाहते हैं। यमुना का हमारा समझौता, हमारा वहां चंबल का समझौता हो गया, यमुना के भी समझौता हम करने वाले हैं। हमने कहा अधिकारियों से, मैंने कहा आप अपने पेपर तो निकालिए, हमें दीजिए। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब हमने भी यमुना समझौता के लिए काम किया है, हम भी यमुना समझौता करना चाहते हैं। हमने कहा पेपर निकालिए, पेपर निकलवाए। हमने देखा उन्होंने एक भी पत्र किसी को नहीं लिखा, ना हरियाणा सरकार को लिखा, ना केंद्र की सरकार को लिखा। अगर कोई पत्र लिखा 1994 में लिखा, और वो भी हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा। कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने यमुना पर एक पत्र भी नहीं लिखा। कहते हैं कि समझौता के लिए हम भी घूम रहे थे, हम ईआरसीपी का समझौता करके आए, तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं हुआ। मैंने कहा आप बताओ कैसे होगा, आपके पास कोई पेपर हो तो वो ले आओ। आपने कहां समझौता करने की बात कही है? हमने वो भी किया, और मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यमुना समझौता भी किया। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब मनोहर खट्टर जी से जब मुख्यमंत्री थे, उनसे कहा तो उनका तीसरे दिन फोन आया कि आइए समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 पाइपलाइन आपकी जाएंगी, 1 पाइपलाइन हमारी भी जाएगी, और राजस्थान के तीनों जिलों को पीने का भी पानी मिलेगा, सिंचाई का भी पानी मिलेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी ज्योति जी कह रही थी नागौर के लिए भी पानी, मैं आपको कहना चाहता हूं नागौर को भी पानी आएगा, नागौर को भी पानी आएगा। उसकी भी मैं कहानी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये इंदिरा गांधी नहर और गंगनहर ये हिमाचल से आती है। पोंग डैम है, जहां बड़ा डैम है, उससे पानी आता है। 1984-85 में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के कारण पंजाब में बड़ी दिक्कत हो गई थी, बड़ी परेशानी हो गई थी। उस पोंग डैम में 10 फुट नीचे उन्होंने ये लिख दिया, अधिकारी थे वहां के, कि 10 फुट इस बांध को खाली रखा जाए। उन्होंने वो हमेशा 10 फुट बांध को खाली रखा, क्योंकि उसमें राजस्थान का हिस्सा पानी का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो पानी बाड़मेर तक और जैसलमेर तक भी जाता है। हमने हमारे आर.के. सिंह जी, हमारे बिजली मंत्री, क्योंकि उनके अंडर में वो आता है, उनको हमने निवेदन किया कि ये 10 फुट है, इसको हमारा पानी इसमें रुकता है, इसलिए इस पानी हमारा कम हो जाता है, इसलिए इसको बढ़ाने का काम करें। आर.के. सिंह जी ने कहा कि निश्चित रूप से हम इसको बढ़ाएंगे, अगर उसमें हमारा हिस्सा बढ़ता है तो हमारा वो पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर को वो पानी छूने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं उस पानी को भी बढ़वाएंगे, और नागौर, प्यासे नागौर को भी, और जैसलमेर और बाड़मेर को भी पानी पिलाने का काम करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, काम करना बड़ी बात नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, काम करने का मन हो। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी को, कि वो किसानों की हमेशा भलाई की सोचते थे। अगर इस देश के अंदर
किसानों के बारे में सोचा है तो या तो चौधरी चरण सिंह जी ने सोचा है, या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा है, और या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। कभी किसी ने किसानों की परवाह नहीं की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये मेरे मुल्क के मालिक, जो मुल्क का मालिक है वो दर दर की ठोकर खा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब कानून बनाने वाले उच्च पदों पर जब तक किसान का बेटा नहीं पहुंचेगा, जब तक किसान का भला नहीं हो सकता, जब तक किसान का भला नहीं हो सकता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके दर्द को समझने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने दर्द देखा है, गरीबी देखी है, जिन्होंने किसान का दर्द भी देखा है, जनता का दर्द भी देखा है, उन्होंने एक एक बात आप देखेंगे तो उन्होंने किस तरह की एक एक बात रखी है। उन्होंने कहा देश में 4 जातियां हैं, उन 4 जातियों में पूरा समाहित कर दिया, मजदूर, किसान, महिला और युवा। आप देखेंगे जो हमारी माता बहनें हैं कितना कष्ट सहती थी, क्या किसी को पता नहीं था? 70 साल की आजादी के बाद किसी को पता नहीं था कि माता बहनों के क्या कष्ट हैं? अरे जब वो शौच के लिए जाती थी, रात्रि का इंतजार करती थी और सुबह भोर होने से पहले जाती थी। इस शौचालय बनाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बारिश के समय में जब ईंधन गीला हो जाता था, माता बहन फूंक देते थे तो परेशान हो जाती थी, धुआं उनके फेफड़ों में भी जाता था, आंखों में भी जाता था। अगर उज्ज्वला का कनेक्शन देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देखते हैं, आपने देखा होगा कई मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, गांव से निकले हैं, जब पढ़ाई करते थे गांव में टिमटिम जलाते थे, किसी शीशी के ढक्कन में छेद करते थे, उसमें बत्ती डालते थे, मिट्टी का तेल डालते थे, उसको जलाते थे, घर भी काला हो जाता था, आंखें भी खराब होती थी, कमरे को बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें धुआं हो जाता था। घर घर अगर लट्टू देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, एक एक छोटी बात अब अभी देख रहे हैं, नल से जल देने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे उनको कितना ध्यान है मेरे गांव का, किस तरह से किसान किस तरह से रहता है। और मैं यही कहना चाहता हूं, इन लोगों ने गांव और शहरों की दूरी भी बढ़ा दी। गांव और शहरों की दूरी यह बढ़ा दी, आज 70 साल के बाद भी गांव में शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, सड़क का अभाव है, बिजली का अभाव है। ये क्यों? अरे जो हमारे बाद में जो देश आजाद हुए थे वो देश कहीं से कहीं पहुंच गए, लेकिन यहां इस देश के अंदर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर लोगों ने राजनीति की थी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है, एक एक वोट आपका है, और ये जो ताकत माननीय मोदी जी को दे रहा है वो आपका एक एक वोट दे रहा है, एक एक वोट दे रहा है। हम कहते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे घोषणा पत्र के अंदर था कि हमारी सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, हम धारा 370 हटाएंगे। हमारा वादा था कि केंद्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। सरकार आते ही धारा 370 को भी हटाया और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। और आपने 22 जनवरी को रामलला के उस दिव्य और भव्य मंदिर में प्रतिष्ठा होते हुए भी देखी होगी। देश नहीं, दुनिया ने देखा, और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या बनने वाला है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन आदताइयों ने हमारी संस्कृति को समाप्त करने का काम किया, उस संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं।
चाहे हमारा बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर हो, वहां कॉरिडोर बनाया हो, मां लोकपाल हो, हमारा तीर्थ स्थान केदारनाथ बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, उसको भव्य और दिव्य बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा 2014 के बाद बदलती हुई परिस्थिति आपने देखी हुई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। वो 1893 में उन्होंने कहा था, आप धीरे धीरे देख रहे हैं दुनिया में जिस तरह से भारत का मान और सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का डंका पुज रहा है। यही नहीं, देश में भी अर्थव्यवस्था 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी और आज 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था है और 2027 तक 3रे स्थान पर होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा ये विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत, हमारे जब 100 साल पूरे होंगे, दुनिया में भारत सबसे नंबर 1 होगा, दुनिया का मुकुट भारत होगा, दुनिया में जय जयकार भारत की होने वाली है। जो कहते थे ना, पहले नंबर का अगर कोई देश होगा दुनिया में तो वो भारत होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, गर्मी का मौसम है, हमने कहा है कि जहां किसानों के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी किसी तरह का कनेक्शन नहीं कटे, किसी तरह के पानी की हमारे किसानों को दिक्कत नहीं हो, पीने के पानी की दिक्कत नहीं हो, पूर्ण रूप से पानी मिले, ये हमने वायदा किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं मित्रों, हमने जो आपके बीच में हमारे संकल्प पत्र रखा है, फिर हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम हम करने वाले हैं। ये छोटी मोटी परेशानी है, माननीय हमारे ज्योति जी ने बताई है, माननीय हमारे सीआर साहब ने बताई है। आपसे कहना चाहते हैं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किसान के दर्द को, किसान के मान को, किसान के सम्मान को हम समझते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है, प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी आने वाली है। आने वाले समय में गुजरात से लेकर के पंजाब तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो राजस्थान है, जहां भी किसी तरह की कोई समस्या होगी उन समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। और आपसे एक ही मैं कहना चाहता हूं मित्रों, हमारा जो यूथ है, युवा है, उसको जो मौका मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं हमारा युवा आगे आए, जिससे हमारे राजस्थान का ग्रोथ हो, हमारा राजस्थान आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि किसान का बेटा निराश नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं किसान जब अपने बेटे को पढ़ाता है तो कहां से पैसा लेकर के आता है। ये कांग्रेस के लोग उसका सपना तोड़ने का काम करते हैं, हम सपना बनाने का काम करते हैं। जिस भाई ने जो सपना देखा है, हम कहते हैं कि निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। 19 तारीख को आपका लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है। ये लोग आने वाले हैं, कई तरह के आपको सपने भी दिखाने वाले हैं, कई तरह की झूठ भी बोलने वाले हैं और कई तरह से आपको गुमराह भी करने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को हमें बड़ी संख्या में, कोई भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जहां हमारा कमल का फूल नहीं खिले, हर जगह कमल का फूल खिलाना है। और इस नागौर लोकसभा को ज्योति जी के एक फूल के रूप में, और फूल भी वो जो ऐसा खिला हुआ हो जो देख करके प्रसन्न हो जाए, कम से कम 5 लाख वोट से ज्यादा से जिताकर ज्योति जी को लोकसभा में भेजना है, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा और इस नागौर का विकास भी होगा और इस राजस्थान का विकास भी होगा। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो नागौर